नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे नए क्लास में। तो मैं पिछले 2-3 दिन से क्लास को नियमित रूप से संचालित नहीं कर पा रहा था, कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण आज मैं पुनः अपने क्लास को शुरू कर रहा हूँ। आज की क्लास जो है, जो सीटेट, टेट, बीएड, डीएलएड और जो भी अदर स्टेट के टेट एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एडुकेशन से संबंधित, एडुकेशन में जो भी रुचि रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा नीति कैसे बनाई गई थी, कब बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, क्या जरूरत पड़ा था कि देश में शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो उसी विषय में हम सब चर्चा करेंगे। तो चर्चा के शुरुआत में हम इस रूप में चर्चा करते हैं कि जैसा कि जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके बाद देश के सर्वांगीण विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आधार था वो शिक्षा। विभिन्न सरकारों ने, उस समय के जो तत्कालीन सरकारें थी, उनका यह मानना था कि अगर शिक्षा में अगर सुधार कर दिया जाए तो पूरे देश में क्रांतिकारी विकास का जो स्वरूप लाया जा सकता। तो पूरे देश में विकास की प्रक्रिया को संचालन करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना अति आवश्यक था। इसी क्रम में सरकार के द्वारा विभिन्न आयोगों की गठन की गई। आयोग का यह उद्देश्य था कि वो अपने जिस क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में आयोग का गठन किया गया था, तो उसका अध्ययन करके, उसके समस्याएं, उसका जो बीच, उसके जो विकास में आ रही बाधाएं, उसका अध्ययन करके उसके सुझाव, उसके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना, इस उद्देश्यों को लेकर उन समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया था। तो सर्वप्रथम 1949 में, जो 1949 में एक आयोग की गठन की गई जिसका नाम था राधा कृष्णन आयोग। फिर उसी क्रम में आगे चलने के बाद 1952 में एक आयोग बना, मुदालियर आयोग उसे भी कहा जाता है, उसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और उसके बाद क्या बना, कोठारी आयोग। 1963-64 में कोठारी आयोग बना। और उसके बाद इन सब आयोगों के सुझावों और अध्ययनों के आधार पर सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई। तो जब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई तो ये देखा गया कि इसके जो बहुत से जो सुझाव थे और जो खामियां थी, उसके मतलब समस्याओं के समाधान के लिए जो जो सुझाव दिए गए थे उसे सही रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया गया था। और अगर लागू किया गया था तो उसका संचालन सही रूप में नहीं हो पा रहा था। कुछ वर्षों के अंतराल में देखा गया कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, जो विकास के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र हो या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हो, उच्च माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जो निर्धारित लक्ष्य हो बनाए गए थे उस पे सही रूप में वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिन उद्देश्यों को लेकर इन समय जो आयोगों का गठन किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो जो 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी वो कुछ स्वतः तो कुछ लाभ मिला, परंतु दीर्घकालीन उससे लाभ नहीं मिल रहा था। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। जब 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई तो सरकार का यही उद्देश्य था कि जो विभिन्न गहन अध्ययन के बाद यह पता चला कि पूरे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा 1968 में लागू की गई थी उसमें कुछ खामियां थी, उसका सुधार करते हुए एक नई शिक्षा नीति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य केवल यही था कि पूरे संपूर्ण भारत में शिक्षा में एक रूपता लाना और जिससे सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध हो सके, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर हो, जिससे देश के सभी लोगों का समान विकास हो। क्योंकि देश का विकास वहाँ के शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। जिस देश की जैसी शिक्षा नीति होती है उसका विकास का स्तर वैसा ही होता है और उसका प्रति व्यक्ति आय होता है और देश के जो सकल जो उत्पादन होता है उसमें भी वृद्धि होता है। इसीलिए देश ने जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह एक रणनीति बनाई कि पूरे देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जाए, जिससे क्या हो कि जो समग्र रूप से पूरे राष्ट्र का विकास हो। शिक्षा के द्वारा ही पूरे राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। तो जो विभिन्न इस
नई शिक्षा नीति के पहले भी शिक्षा नीति बनी थी और इसके पहले विभिन्न आयोगों का गठन किया गया था। उन सबके सुझाव को लेकर विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिकों एवं जो अर्थशास्त्री थे एवं शिक्षा से संबंधित जो भी विद्वान थे, उनसे सुझाव लेके, कमेटियों का सुझाव लेके एक बृहत रूप में संपूर्ण देश में संचालित करने वाली नई शिक्षा नीति की गठन की गई। तो आज हम सब इसी पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एनपीई, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इसी पे हम चर्चा करते हैं। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ये सवाल उठा कि इसके पहले भी तो एक शिक्षा नीति बनाई गई थी, तो आखिर नए शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी? कि क्या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता था? तो इस उद्देश्यों के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसे कहा जा सकता है, कि कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि वह नीति जिसके आधार पर, अर्थात ऐसा पॉलिसी जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता हो, यानी पूरे देश के द्वारा एक ऐसे पॉलिसी का संचालन किया जाए, ऐसे पॉलिसी चलाया जाए, ऐसा मतलब नीति बनाई जाए जिससे पूरे देश की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण किया जा सके, अर्थात निर्माण किया जाए। इसे ही हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर सकते हैं। यानी ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिससे पूरे देश की शैक्षिक गतिविधियों एवं उसके जो संचालन एवं निर्माण की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके, और इस प्रक्रिया को हम सब क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कही गई है। तो देखिए, इसका मूल उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संचालन किया गया था। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए। और इस रूप में बनाई गई थी कि जाति, धर्म, वर्ग, व्यवसाय, लिंग आदि से परे होके ये सभी लोगों को समान रूप से शैक्षिक अवसरों को प्राप्त करने का अवसर मिल सके, जिससे देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, देश के जो मतलब एक एक व्यक्ति का विकास हो, और व्यक्ति के विकास के साथ साथ पूरे देश का भी विकास हो। तो पूरे संपूर्ण देश में एक रूपता के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का जब अगर संचालन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। तो कब बनाई गई? तो इसका कब घोषणा की गई? तो देखिए, सबसे पहले जनवरी 1985 में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। जनवरी 1985 में घोषणा की गई, और घोषणा करने के बाद एक साल पर इस पे अध्ययन किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में इस पे निरीक्षण किया गया, बहुत गहन रूप से अध्ययन करके, रिसर्च करके, मतलब अनुसंधान करके एक नीति बनाई गई। उस नीति को कब प्रस्तुत किया गया? 1986 में प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद से यह लागू हुआ। तो इसी को ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। तो ये हो गया इसके बैकग्राउंड की बात, यानी पृष्ठभूमि, यानी किस रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत हो गई। अब हम आगे चलेंगे आगे क्रम में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई। तो देखिए, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत विस्तृत स्वरूप में है, तो सभी बिंदुओं पे तो चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन हम सब उन्हीं खास बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो इसका आधार था। क्या कहा जाता था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा, यानी वो मुख्य आधार है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंतर्गत, उस पे हम सब चर्चा करेंगे। तो आगे हम चलते हैं।
इसके क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखिए जनवरी 1985 में इसका गठन किया गया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब किया गया? तो 1985 में जनवरी। और किसके आधार पे किया गया था? जो 1968 में जो शिक्षा नीति थी, नीति के आधार पर नई शिक्षा नीति पर नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। यानी इसका आधार क्या था कि 1968 में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वही उसी को आधार मान के इसको आगे बढ़ाया गया। यानी उसमें क्या खामियां थी, उनकी जो उसमें जो समस्या आ रही थी कैसे समाधान किया जाए, और उसमें कैसे और अधिक शिक्षा के समानताओं को अवसर पे पूरे देश में समान रूप से शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से, यानी जो उसी के आधार को लेकर ये बनाया गया जो नई शिक्षा नीति बनाई गई। तो हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि क्यों आवश्यकता पड़ा, क्यों आवश्यकता? आखिर नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पहले भी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, लेकिन ऐसा तो कोई कारण होगा कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। तो देखिए सबसे पहले ये था कि जनसंख्या नियंत्रण व साक्षर करना, यानी बहुत तेजी से 1968 के बाद देश में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हुई और सरकार का एक ही लक्ष्य था कि शिक्षा के द्वारा ही पूरे जनसंख्या को नियंत्रित करना और जितने भी जनसंख्या है उसे साक्षर बनाना, यानी साक्षर बना के मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना, जो केवल शिक्षा के द्वारा ही सफल हो सकता है। तो जैसा कि 1968 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसकी समीक्षा की गई। दूसरा क्या कारण था कि जो 1968 में शिक्षा नीति बनी थी उसकी समीक्षा करने के बाद एक नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। और पहला कारण आप बोल सकते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण व साक्षरता के लिए आवश्यक था नई शिक्षा नीति। अब देखिए तीसरा क्या कारण था कि 1968 में जो शिक्षा का पूर्ण क्रियान्वयन, विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंच का स्तर को सुधारना था, आर्थिक सुधार करना था, ये सब जो अगर नहीं हुआ था, यानी सभी वर्गों तक अगर शिक्षा की पहुंच संभव नहीं हो पाई थी और जहां आर्थिक सुधार की आवश्यकता थी और जहां शिक्षा के पहुंच था वहां तक जो इसमें जो समस्या आ रही थी उसकी समीक्षा करने के बाद ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। और उसके बाद क्या किया गया, ये आवश्यकता थे। अब देखिए इसका कब मतलब इसका गठन किया, तब जैसे क्या कि जब जनवरी 1985 में इस नई शिक्षा नीति का गठन किया गया और अप्रैल 1986 में अप्रैल 1986 में राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। यानी कोई भी जब नई शिक्षा नीति बनती है तो पूरे राज्य के जो शिक्षा मंत्री होते हैं उनका बैठक होता है, उनमें चर्चा की जाती है। तो पूरे क्या हुआ, अप्रैल 1986 में पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति एक प्रस्ताव के नाम से जब पूरा, अब देखिए कि इसको अगर ऐसे पूछा जाए टेट में कैसा भी क्वेश्चन पूछता कि कैसे इसको रखा गया था, किस नाम से इसे प्रस्तुत किया गया था, तो क्या किया गया था कि अप्रैल 1986 में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन के द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 1986 एक प्रतिवेदन रखा गया। उसी सम्मेलन में इस प्रतिवेदन को रखा गया और ये 6 मई 1986 में लोकसभा
6 मई 1986 में लोकसभा से पारित हुआ और 13 मई 1986 में राज्यसभा से, 6 मई को लोकसभा से पास हुआ और 13 मई को राज्यसभा से पास हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून के रूप में लागू हो गया। पूरे देश में एक नई शिक्षा नीति को लागू कर दी गई। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता थी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं पे हम सब चर्चा करेंगे कि क्या मुख्य इसकी विशेषता थी। तो आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत सारी विशेषता थी, लेकिन हम मुख्य विशेषताओं पर केवल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य विशेषता थी कि नई जो शिक्षा नीति में ही कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई। यानी इसके पहले शिक्षा नीति जो भी बनी थी तो इस दृष्टि में बात नहीं किया गया था, क्योंकि सूचना एवं तकनीकी के विकास के क्षेत्र में उस समय एक नई क्रांतिकारी आविष्कार समाज के सामने प्रस्तुत हुआ, उसका नाम था कंप्यूटर। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर देश के में शिक्षा का स्तर को और अधिक ऊंचा उठाना है और अधिक आगे ले जाना है, तो उसके लिए कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति 1986 में ही नई शिक्षा पे क्या किया गया, कंप्यूटर शिक्षा की बात करी गई। कंप्यूटर शिक्षा की बात करी गई। कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई। और दूसरी क्या बात थी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना बनाई गई। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, यानी पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने वाली शिक्षा संरचना बनाई गई। उसमें क्या कहा गया कि 10+2+3 की संरचना बनाई गई कि पूरे देश में प्रथम 10 वर्ष तक स्कूली स्तर, हाई स्कूल स्तर की शिक्षा, 2 वर्ष तक उच्च माध्यमिक की शिक्षा और 3 वर्ष के लिए उच्च शिक्षा। तो प्रथम 10 वर्ष को उन्होंने 2 भागों में बांटा। तो देखिए, प्रथम 10 वर्ग को जो प्रथम ये 10 वर्ष था शिक्षा की संरचना में, उसको 10 भागों में बांट। देखिए कैसे कैसे भागों में उसको किया गया। जो 10+2+3 था, तो प्रथम जो 10 वर्ष थे, तो प्रथम 10 वर्ष का विभाजन उन्होंने कैसे किया था, 5+3+2, अर्थात 5 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था 5 वर्ष तक, और 3 वर्ष तक उच्च प्राथमिक, यानी प्रथम कक्षा से लेके 5 कक्षा तक 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और 3 वर्ष निर्धारित किया गया उच्च प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कक्षा 6, 7 और 8 के लिए 3 वर्ष, और 2 वर्ष लागू किया गया माध्यमिक स्तर के लिए, 9वीं और 10वीं के लिए 2 वर्ष लागू किया गया। 2 वर्ष 9वीं और 10वीं के लिए लागू किया, और फिर ये जो 2 वर्ष था ये उच्च माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक, और यहाँ उच्च शिक्षा 3 वर्ष किसके लिए निर्धारित किया गया, उच्च शिक्षा के लिए। ये स्वरूप था कि यहाँ के लिए प्राथमिक 5 वर्ष के लिए प्राथमिक, यहाँ उच्च प्राथमिक, और इसके लिए माध्यमिक। 5 वर्ष के लिए प्राथमिक की संरचना बनाई गई, 3 वर्ष के लिए उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष के लिए माध्यमिक स्तर के लिए। तो ये पूरे देश में संरचना बनाई गई। फिर तीसरी मुख्य विशेषता क्या थी कि एक राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की संरचना की गई। तीसरी विशेषता, एक राष्ट्रव्यापी
पाठ्यक्रम की संरचना बनाई गई, यानी पूरे राष्ट्र में एक अनुरूप जो पाठ्यक्रम लागू हो सके, इस रूप में पूरे जो राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई। फिर अगली विशेषता क्या थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। चौथी विशेषता क्या थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता और बल, यानी शैक्षिक अवसरों के समानता पे बल दिया गया, यानी पूरे देश में जाति, लिंग भेद आदि के बिना भेदभाव किए हुए शिक्षा का समान अवसर सभी को उपलब्ध हो सके। गरीब हो, अमीर हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हो या किसी भी जाति लिंग का हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो। और देखिए, नई शिक्षा नीति के द्वारा ही जो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले शिक्षा क्या था, राज्य सूची में था, यानी शिक्षा पे नीति बनाने का अधिकार राज्यों का था, लेकिन इसे नई शिक्षा नीति में ही समवर्ती सूची में लागू किया गया। समवर्ती सूची में स्थान देने का तात्पर्य यह था कि शिक्षा पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नीति बना सकते हैं, यानी इस पे दोनों का अधिकार होगा शिक्षा पे, कि शिक्षा के विकास के लिए किस नीतियों का चयन करना चाहिए, कैसे उसमें किस समय कैसे उसमें परिवर्तन लाया जा सके, यानी दोनों का समान अधिकार इस पे हो, इसीलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। अब उसके बाद इसमें व्यवसाय शिक्षा पे जोर दिया गया। अगला विशेषता क्या था, व्यवसायी शिक्षा पे जोर, शिक्षा पर बल, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2-3 मुख्य बातें थी, जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई, फिर पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना की स्थापना की गई, फिर राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना की गई, फिर उसके बाद व्यवसायी शिक्षा पे बल दिया गया, यानी शिक्षा में व्यवसायी रूप में शिक्षा को जोड़ा जा सके, जिसे शिक्षा प्राप्त करके अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। उसके बाद शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन। अगली विशेषता क्या था कि शैक्षिक मूल्यांकन पे बल, मूल्यांकन पर देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन पे बल का तात्पर्य यानी कि शिक्षा में जो नीतियों का संचालन हो रहा है उसे प्रत्येक वर्ष उसकी समीक्षा की जाए, यानी प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर उसका मूल्यांकन करके यह निष्कर्ष निकाला जाए कि जो नीतियां संचालित की जा रही है वो कहाँ तक कारगर है, क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन, क्या इसमें कुछ और सुधार लाए जा सकते हैं। तो हर 5 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा करके मूल्यांकन प्रस्तुत करके उसके नीतियों में सुधार करना। फिर अगली क्या विशेषता थी कि उस शिक्षा का विस्तार करना, यानी देश के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उस शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान उसको स्थापित करना, ऐसे उस शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को जोड़ना, व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ना, ये कहा गया। उसके बाद अगली विशेषता में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता पे विकास करना, यानी देखिए किसी भी देश का जो प्राथमिक शिक्षा होता है वो शिक्षा का बेस होता, आधार स्तंभ होता। अगर आधार ही कमजोर हो तो आगे जाके शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकता है। इसलिए कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर प्राथमिक स्तर पर ही अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी तो स्वतः ही आगे चल के शिक्षा का स्वरूप अपने ही विकसित हो सकता है। इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पे विशेष ध्यान देने के लिए, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही, जिसमें शिक्षण सामग्री उपलब्धता पर बल, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति, समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और विभिन्न ऐसे कार्यक्रम चलाना जिसके द्वारा अधिक से अधिक जो प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का विस्तार किया जा सके। उसके बाद
इसी में डाइट की स्थापना की बात कही गई थी, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, यानी जो डाइट था, विभिन्न डाइटों की स्थापना की गई। तो उसके माध्यम से क्या किया गया कि पूरे जिले में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या जितने भी माध्यमिक, जितने भी प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षा का संचालन हो रहा है, उसका निरीक्षण के लिए, उसका देख रेख के लिए डाइट की स्थापना की गई। यानी समय समय पे शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डाइट की स्थापना की गई। डाइट में और सारे कार्य को जोड़ा गया। तो जो आज हम सब बात की नई शिक्षा नीति के जो मुख्य विशेषताएं थी, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत इसका जो इस कमेटी का गठन करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया वह बहुत विस्तृत रूप में था, और जो केवल हम मुख्य इसकी विशेषता थी, मुख्य बातें थी, उस पर हम सब चर्चा किए, और बाकी आप सब विस्तार से अपने किताबों में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो केवल अब हम कल इसमें और चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसके बारे में हम सब ये पढ़ें कि कब इसे लागू किया गया, कब लोकसभा में पास हुआ, कब इसे राज्यसभा में पास किया गया, और इसकी क्या मुख्य विशेषता थी, शिक्षा का संरचना कैसे बनाया गया था, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की बात कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा पे बल दिया जा सके, शिक्षा में समान अवसरों की उपलब्धता सभी को कराई जा सके। तो ये सब मुख्य बातें थी। बाकी बातें आप सब फिर अगले क्लास में हम सब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।